बीए थर्ड ईयर विषय राजनीति विज्ञान के लिए प्रश्न पत्र प्रथम, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक है। बच्चों, इसके लिए आप डॉक्टर पुखराज जैन की बुक ले सकते हैं और इसका द्वितीय प्रश्न पत्र बीए तृतीय वर्ष हेतु द्वितीय प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस प्रश्न पत्र हेतु आप डॉक्टर BL फड़िया एवं डॉक्टर कुलदीप फड़िया की बुक्स ले सकते हैं। बच्चों, BA तृतीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान के लिए आप सिलेबस मत्स्य यूनिवर्सिटी की साइट पर देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट लेसन है वो आज मैं आपको करवा देती हूँ। इसका फर्स्ट लेसन विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ हैं। आप नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ साथ, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ उसके साथ साथ आप लिख सकते हैं। तो शुरू करें। विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच में हुआ। यह एकमात्र ऐसा संघर्ष था जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जापान में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अमेरिका 8 सितंबर 1941 को इस महायुद्ध में शामिल हुआ। उस समय यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे और इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध ने जो इसकी मुख्य देन थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी परिस्थितियाँ आई या उसके बाद की जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ हैं इस लेसन में हम करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध ने उन परिस्थितियों को समाप्त कर दिया जिन पर 19वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आधारित थी। जनरल स्मट्स ने जून 1921 की इंपीरियल कॉन्फ्रेंस में भाषण करते हुए इस तथ्य की ओर संकेत किया था, निसंदेह रंगमंच अब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में पहुंच गया है। मेरा विचार है कि अगले 50 वर्ष या इससे अधिक वर्षों तक प्रशांत महासागर की समस्याएं विश्व समस्याएं होंगी। वर्तमान विश्व के नूतन परिवर्तनों की चर्चा करते हुए TV काली जारवी लिखते हैं, आजकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्गठन हो रहा है जिसमें पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्था एवं राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था धीरे धीरे नवीन राजनीतिक रूपों में परिवर्तित हो रही है। साम्राज्यों का पतन हो रहा है और उपनिवेश स्वतंत्रता प्राप्त करते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राज्य एक बड़े संघ में विलीन होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो तत्व हैं और आधुनिक उभरती हुई प्रवृत्तियों का विवेचन यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। बच्चों, आप साथ साथ पॉइंट डाल के उसका जो भी आपको समझ में आ जाए तो वो आप साथ साथ लिख सकते हैं, फिर आप इसका चैप्टर पढ़ सकते हैं। सन 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के काल को विश्व के इतिहास का यूरोपियन काल कहा जा सकता है। इस युग में यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई। यूरोपियन राष्ट्रों ने विशाल साम्राज्यों की स्थापना की। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस की गणना महाशक्तियों में की जाती थी, किंतु जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसने यूरोपियन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद
इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि राष्ट्र द्वितीय श्रेणी की शक्तियाँ बनकर रह गई। विश्व का नेतृत्व यूरोप के हाथों से निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के हाथों में आ गया। दूसरा पॉइंट, परमाणु युग का सूत्रपात। संयुक्त राज्य अमेरिका के वायुयान B-29 ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणु बम डाला। अणु बम के विस्फोट से हिरोशिमा की 90% इमारतें नष्ट हो गई एवं लगभग 7,50,000 मनुष्य इसमें मारे गए। इस महासंहार के साथ परमाणु युद्ध का सूत्रपात हुआ। विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि अणु शक्ति के कारण मनुष्य को अतिमानुषी शक्ति मिल गई है। विश्व एल्बर्ट स्वीट्जर ने 1954 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते समय कहा था, मानव अणुशक्ति के कारण अतिमानुषी बन गया है, परंतु उसकी बुद्धि उस अतिमानुषी मान तक उन्नत नहीं हुई जिस मान तक उसे शक्ति प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट है कि परमाणु युग के साथ मानव सभ्यता पर विनाश की काली घटा भी छा गई है। सभ्यता का भविष्य ऐसे विवेकहीन मनुष्यों के हाथों में चला गया जिनमें हिरोशिमा का दृश्य दोहराने के लिए किसी प्रकार की झिझक भी नहीं है। परमाणु हथियारों के सर्वनाश करने के सामर्थ्य के कारण मैक्स लर्नर आज के युग को अतिमारकता का युग कहते हैं। आजकल इस एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने वाले प्रक्षेपास्त्र और शब्द की रफ्तार से भी तेज रफ्तार से उड़ने वाले जेट विमान, नाभिकीय बम फेंकने वाले प्रक्षेपास्त्र, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान तथा पनडुब्बियां बन चुके हैं। भू उपग्रह और अंतरिक्ष स्टेशन भी इन नवीन उपकरणों की श्रेणी में जोड़े जा सकते हैं। कार्ल जैस्पर्स ने इन आधुनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय जीवन का नया तथ्य कहकर पुकारा है। E.H. कार का मत है कि परमाणु हथियारों की भयानकता के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में युद्ध की छाया सदैव घूमती रहती है। ब्रेंटेड बॉडी इस संबंध में कहते हैं, परमाणु बम के कारण सारभूत परिवर्तन केवल यह नहीं हुआ है कि युद्ध अधिक हिंसक हो गया, बल्कि यह भी हुआ है कि इससे सारी हिंसा का प्रयोग थोड़ी देर में हो जाता है। बच्चों, तीसरा पॉइंट है एशिया और अफ्रीका का जागरण तथा संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्यों की संख्या पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। उपनिवेशों के जल्दी जल्दी आज़ाद हो जाने से आज और बहुत से प्रभुत्व संपन्न राज्य अस्तित्व में आकर स्वतंत्र राष्ट्रों की बिरादरी में शामिल हो गए हैं। इन राज्यों ने अब स्वयं अपने भाग्य विधाता बनकर विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए राज्यों के उदय की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र गति से चली। सन 1960 में सिर्फ एक महीने में ही केवल अफ्रीकी महाद्वीप के 16 नए राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 51 थी, जो 193 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए प्रभुत्व संपन्न राज्यों के आ जाने से अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ गिनी चुनी और जानी पहचानी राजनीतिक इकाइयों के बीच होने वाले जो घटनाक्रम जो होता था उनके उस रूप में अब इसको नहीं देखा जा सकता। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों में स्वतंत्रता के सूर्य का उदय हुआ। एशिया एशिया वालों के लिए और अफ्रीका अफ्रीका वालों के लिए जैसे नारे यह जाहिर करते हैं कि विश्व के मामलों में एकमात्र कर्ताधर्ता के रूप में यूरोप का महत्व काफ़ी कम हो गया। तीसरी दुनिया के इन राष्ट्रों ने स्वतंत्र विदेश नीतियाँ अपनाई। इनका मूल उद्देश्य विश्व शांति को बढ़ाना और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना है। इसके लिए वे स्वयं जागरूक बने। गुट निरपेक्षता की नीति पर चलना प्राय सभी नवोदित राष्ट्रों का लक्ष्य बन गया। अतः यह कहना समीचीन है कि दूसरे महायुद्ध के बाद मुख्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के केंद्र
यूरोप में नहीं रहे, बल्कि एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के नए राष्ट्रों में उत्पन्न हो गए। नए राज्यों के उदय हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रूप अब सचमुच अंतर्राष्ट्रीय हो गया। 4th पॉइंट लिखिए बच्चों, साम्यवाद का विस्तार। इटली तथा जर्मनी साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे, परंतु उनके पराजय के पश्चात मित्र राष्ट्रों में इतनी क्षमता नहीं रही कि वे साम्यवाद को पूर्वी यूरोप अथवा एशिया में रोक सकें। जो जर्मनी मोर्चे पर हारता गया, त्यों पूर्वी यूरोप में साम्यवाद आता गया। पर बर्लिन के पतन तक सोवियत संघ की सेना ने पूर्वी यूरोप के समस्त देशों पर अधिकार कर लिया एवं वहाँ साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर ली। चीन में साम्यवादियों ने चियांग काई शेक के विरुद्ध संघर्ष की गति बढ़ाई एवं उसे पराजित कर चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना की। साम्यवादी केवल इतने से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने एशिया के पिछड़े हुए देशों में साम्यवाद का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग प्रत्येक देश में साम्यवादियों के अड्डे स्थापित हो गए। इन अड्डों से साम्यवादियों ने जनता को प्रभावित करना प्रारंभ किया। जिन्होंने साम्यवादी सिद्धांत स्वीकार किए, वे अपने देश में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए जनतंत्रवादियों से भी संघर्ष करने लगे। इस प्रकार पूर्वी एशिया के देशों में साम्यवाद और जनतंत्र के बीच संघर्ष छिड़ गया। कालांतर में विश्व शांति भयानक चुनौती बनी। पूंजीवादी देशों ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने की चेष्टाएं की, परंतु वे इसमें कुछ ज़्यादा सफल नहीं हुए। साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई अवधारणा विचारधारा का विकास हुआ। विश्व युद्ध के पश्चात संसार के जनतंत्रों की सबसे बड़ी चिंता थी साम्यवाद को कैसे और किस प्रकार रोका जाए। 5th पॉइंट है सैनिक गुटबंदियाँ। अब जैसे जैसे बच्चों साम्यवाद का प्रभाव बढ़ता गया, सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति भी पश्चिमी राष्ट्रों को चिंता में डाल रही थी। वे सोवियत रूस एवं अन्य साम्यवादी देशों के विरुद्ध सैनिक गुटों का निर्माण करने लगे, जिससे संकट के समय सैनिक गुट के सदस्य संयुक्त रूप में साम्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर सकें और साम्यवाद का प्रभाव का विस्तार कर सकें। कोरियाई युद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिज्ञों ने अनुभव कर लिया था कि साम्यवाद के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के लिए सैनिक संगठनों का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। 1949 में नाटो, 1954 में सीटो, वार्सा पैक्ट, सेंटो आदि सैनिक संधियाँ अस्तित्व में आ गई। सैनिक संगठनों को निर्माण से स्पष्ट था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिक प्रवृत्तियों का ह्रास नहीं हुआ था। ये सैनिक संधियाँ शांति स्थापना के लिए की गई थी, परंतु इनमें युद्ध की उत्तेजना छिपी हुई थी। सिक्स पॉइंट है शीत युद्ध। जर्मनी और जापान के पराजय के पश्चात गोलियों और बमों का युद्ध तो खत्म हो गया, परंतु साम्यवाद और पूंजीवादी देशों में एक नए ढंग का युद्ध, शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। युद्ध के समय सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच जो मैत्री संबंध स्थापित हुआ था वह अस्थायी और कृत्रिम रहा, क्योंकि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो ही नहीं सकता। अतः युद्ध समाप्ति के बाद सारा विश्व दो विरोधी गुटों में बंट गया। पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ बना। दोनों गुटों में विरोध बढ़ता गया। आरंभ में ये विरोध साधारण सम्मेलनों में ही दिखाई दिया था, परंतु बढ़ते बढ़ते संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों के संघर्ष का ही अखाड़ा बन गया। सन 1950 से 89 की कालावधि अर्थात इन दोनों के बीच की कालावधि में जो विश्व दो सशस्त्र शिविरों में विभाजित हो गया। इन दोनों शिविरों के मध्य एक नवीन प्रकार के संबंधों का विकास हुआ जो शीत युद्ध के नाम से विख्यात है। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए परस्पर शत्रु भाव रखते थे और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति को दुर्बल बनाने का प्रयत्न करते रहते थे। यह एक कूटनीतिक युद्ध था। गुट निरपेक्षता। 7th पॉइंट लिखिए, गुट निरपेक्षता।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब नए संप्रभु राष्ट्रों का उदय हुआ तो उनमें अधिकांश ने अपने आप को शीत युद्ध की खींचतान से ही अलग रखने का निर्णय किया। इस क्षेत्र में भारत ने मार्गदर्शन किया और गुटनिरपेक्षता की आवाज़ बुलंद की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 सितंबर 1946 को एक रेडियो प्रसारण में कहा, जहाँ तक संभव हो हमें परस्पर विरोधी गुटों की शक्ति की राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, जिसके कारण पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। उन्होंने इसे भारत की विदेश नीति का ठोस आधार बनाया और गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने वाले एशियाई अफ्रीकी देशों को अंतर्राष्ट्रीय बल बनाने का आह्वान किया। गुटनिरपेक्षता के इस आंदोलन में धीरे धीरे जो नए स्वाधीन प्राप्त जो देश थे वो भी इसमें शामिल होने लगे। आज 120 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ चुके हैं। गुटों से अलग रहने वाले और उपनिवेशवाद के खिलाफ जूझने वाले राष्ट्रों को एक मंच पर लाने का काम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन सफल रूप से करता है। बेलग्रेड 1961 में जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था, उसमें एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ, जिसके नेता अपनी असंलग्नता और नैतिक बल के आधार पर युद्ध के कगार पर खड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शांति के मार्ग पर ले जाने को बेताब थे। 8th पॉइंट लिखिए, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियां इस युद्ध में स्वयं संकट में पड़ गई। कुछ यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां तो हार गई, उनके हारते ही उपनिवेश में राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हो गई। अफ्रीका और एशिया में जो अब तक विश्वास था कि यूरोपीय शक्तियां अजय हैं, उनसे ही उपनिवेश स्वतंत्र नहीं हो सकते। द्वितीय महायुद्ध ने विश्वास समाप्त कर दिया। युद्ध के बाद वे स्वयं सैनिक और आर्थिक दृष्टि से इतने कमज़ोर थे कि साम्राज्य को संभालने में वे अपने आप को असमर्थ पाने लगे। सोवियत रूस की साम्यवादी विचारधारा से भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को क्षति पहुंची। अब उपनिवेशों में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत जागृत हो चुकी थी, जिसे दबाना उन सबके लिए असंभव था। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के अंत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुतः विश्व राजनीति बन गई। यूरोप अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र नहीं रहा। शक्ति संघर्ष की दूरी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका क्षेत्र की ओर बढ़ी। उपनिवेशवाद के अंत से यूरोपीय राज्य राजनीतिक सैनिक दृष्टि से बड़े कमज़ोर पड़ गए। उपनिवेशवाद के अंत में कुछ नई महाशक्तियों के उदय की संभावनाएं बनी। इस दृष्टि से 2 राज्यों के नाम लिए जा सकते हैं, जैसे भारत और चीन। बच्चों, आज इतना ही।